हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस लॉकडाउन की घड़ी में जो है हम लोग अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग वीडियो क्लास कर सकते हैं। तो आइए अब जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग को जो अभी क्लास में जो आप लोग का अभी टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक्स आपने पढ़ा होगा, और उस बेसिक जो आपने क्लास 10th में जो पढ़ा होगा उसको अब यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। उसको यहाँ पर अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए अब अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने फैन ऑफ करे, क्योंकि फैन की वजह से ना थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद जो चैप्टर पढ़ते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चैप्टर आपस में किस प्रकार रिलेटेड है और तीनों में वेरिएशन किस प्रकार है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी चार्ज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम थोड़ी चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन किस अवस्था में पढ़ते हैं, वो उसका स्टेट क्या होता है, किस स्टेट में चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज क्या क्या स्टेट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या स्टेट होता है, तो वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो ऐसा है कि जब चार्ज, आइए चार्ज के बारे में बात करते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर हो, जब चार्ज रेस्ट पर हो और उसकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि वैद्युत स्थिरता, यानी कि जब आवेश स्थिर अवस्था में हो, यानी रेस्ट का मतलब स्थिर अवस्था या फिर विरामावस्था। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है और उसकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। थोड़ी और बड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है और इसकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जब आवेश स्थिर अवस्था में हो और उसकी अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो दोस्तों, चार्ज जो है वो मोशन में हो रहा है, चार्ज जो है वो अब मोशन करना स्टार्ट किया है। तो जब चार्ज मोशन करेगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा और उसकी स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वह कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब आवेश गति कर रहा हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नियत वेग से, तो वह कहलाएगा विद्युत धारा, यानी कि जब आवेश नियत वेग से गतिशील अवस्था में होगा या गति कर रहा होगा और उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। जब चार्ज विरामावस्था या स्थिर अवस्था में होगा और उसकी अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा वैद्युत स्थिरता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसके बाद
चार्ज जो है वेरिएबल वेलोसिटी से शायद किसी का कॉल आ गया बीच में, तो जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, अच्छा वेरिएबल वेलोसिटी से जब वो मोशन करेगा तो इसका मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि त्वरित गति कर रहा होगा। तो जब आवेश वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा और उसकी स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वह कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चार्ज को हम इस तरह से तीन कंडीशन में स्टडी करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अगर आवेश गतिशील अवस्था में हो, परिवर्तनशील वेग से या फिर त्वरित गति कर रहा हो और उसकी स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है वैद्युत चुंबकत्व। ठीक है, तो ये हो गया तीन कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लें, इसके आगे फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्ट करते हैं। मिटाओ, चलिए ये तो नॉर्मल बातें हो गई चार्ज को लेकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में। तो सबसे पहले करंट का डेफिनेशन आता है, तो क्लास 10 से आपने डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10 में डेफिनेशन पढ़ना होता है करंट का। करंट का क्लास 10 में पढ़ा था, क्लास 10 में आपने आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा करंट का, वो कुछ इस प्रकार पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge with respect to time, यानी कि समय की अपेक्षा आवेश की प्रवाह को चार्ज करंट कहा जाता है। अब देखिए रेट ऑफ फ्लो, ये और खराब चल रहा है, चलो देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय की अपेक्षा आवेश की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। समय की अपेक्षा आवेश की प्रवाह को वैद्युत धारा कहा जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सरल डेफिनेशन है। इसके बाद करंट को है वो हम I से डिनोट करते हैं, I से। अगर यहां से मैं करंट का फॉर्मूला बनाऊं तो बनेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब कि चार्ज फ्लो रेट टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया हमारा करंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी प्रकार आई एवरेज होगा, औसतन करंट। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेरी सिंपल, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और एक आई इंस्टेंटेनियस होता है, आई इंस्टेंटेनियस होता है। आई इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में जो बहुत छोटे क्वांटिटी के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं। जैसे छोटे से समय में चार्ज करंट निकालना हो, जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, इसमें आपको कुछ देर छोटे से dt समय में, dt यानी कि बहुत छोटे समय में करंट क्या होगा, तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे से एक छोटा सा यहाँ पर एक एरिया काटेंगे। ये मैंने एरिया काट लिया, इस एरिया से कुछ चार्ज फ्लो हो रहा हो, कितना फ्लो हो रहा होगा चार्ज, तो dq चार्ज फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो इस एरिया से
कुछ dq चार्ज फ्लो हो रहा होगा, उस dq चार्ज को फ्लो होने में कुछ टाइम लग रहा होगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे dt, छोटे से समय में छोटे से चार्ज फ्लो हो रहा है। इसके बाद फिर जब यहाँ से हम करंट निकालेंगे क्या लिखेंगे I इक्वल टू dq अपॉन dt। ठीक है, तो ये हो गया I इंस्टेंटेनियस। ठीक है, I एवरेज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q का मतलब यानी कि Q फाइनल माइनस Q इनिशियल बटा T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारा डेल्टा T। इसके बाद इसके यूनिट की बात करते हैं, करंट का यूनिट। तो करंट की यूनिट की बात करें तो आप चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, सॉरी करंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। चार्ज फ्लो, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग को पता होगा कि चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का पता नहीं आता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अगर यहां से हम देखें तो जो हमारा यूनिट बन रहा है वो कुछ बन रहा है इस प्रकार, कूलम पर सेकंड। और दोस्तों इसी कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है, इसी कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। अब जनरल कंपटीशन में क्या होते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे भी आप लोगों ने एम्पियर के बारे में सुना होगा, क्योंकि सात जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं फिजिक्स में उसमें से एक एम्पियर भी है। ठीक है, तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसमें से एक एम्पियर भी है, यानी कि जो मूल इकाई 7 होते हैं उसमें से एक एम्पियर भी है। अब आप जनरल कंपटीशन में क्या होता है, अक्सर जो क्वेश्चंस होता है वो कुछ इस प्रकार के पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से वैद्युत धारा की मात्रा कौन है। वहां पे हो सकता है आपको एम्पियर न देकर कूलम पर सेकंड दे दे। ठीक है, हो सकता है आपको एम्पियर न देकर कूलम पर सेकंड दे दे, तो उस कंडीशन में जो है आप कूलम पर सेकंड ही टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एम्पियर का वेरिएशन देखते हैं। जैसे करंट हो गया एम्पियर, उससे छोटी करंट होता है मिली एम्पियर, उससे छोटी करंट होता है माइक्रो एम्पियर, उससे छोटी करंट होता है नैनो एम्पियर। तो उसके यूनिट्स के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख दे रहा हूँ कि 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 3 MA। MA का मतलब मिली एम्पियर। उसी प्रकार 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 म्यू ए। म्यू ए का मतलब माइक्रो एम्पियर। और 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 9, इसका मतलब हो गया Na। Na का मतलब नैनो एम्पियर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको यूनिट कन्वर्ट करना हो, तो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको ये हेल्प होगा। यूनिट कन्वर्जन में आपको काम करेगा 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर टू 10 टू द पावर 9 नैनो एम्पियर। तो अभी तक जो है वो बस क्लास 10 की बेसिक बातें कर रहे थे कि करंट का डेफिनेशन, रेट फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट का फार्मूला चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, एवरेज करंट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, इंस्टेंटेनियस करंट dq अपॉन dt। dq dt क्या होता है, तो जब किसी छोटे से एरिया से छोटे से समय में छोटे से आवेश की प्रवाह होती है उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं I इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का हिंदी होता है तात्कालिक। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्कालिक, तो यानी कि तात्कालिक विद्युत धारा। तो I इक्वल टू dt dq अपॉन dt। यूनिट की बात की, यूनिट में क्या देखें कूलम पर सेकंड। कूलम क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड, और इसी कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। तो अभी तक हम इतना पढ़े। अब इसको मिटाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद इसको मिटाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजा आता है इसमें, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, और उसी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के वजह से बच्चे इससे दूर भागते हैं। बच्चे को थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, और कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चे को डिफिकल्ट लगता है। बट कोई हम लोग छोटे बहुत ही छोटे सब यूनिट्स में इसको पढ़ेंगे, इसको छोटे टुकड़े यानी कि पोस्टमार्टम कर देंगे, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को पोस्टमार्टम करके छोटे वीडियोस के लिए
बिल्कुल 30-30 मिनट का वीडियो बनाएंगे, वो अपलोड करेंगे और उसी 30-30 मिनट से वीडियो से देख पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि करंट जो है, करंट जो है क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है क्या, या फिर वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर है, इसके बारे में बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि वेक्टर है या स्केलर है, कमेंट में करें। करंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, चलिए देखते हैं। दोस्तों करंट के पास में अगर देखा जाए कि करंट के पास में अगर देखा जाए तो करंट के पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज होते हैं। बार बार कॉल आ रहा है, इसलिए इसकी वजह से हमें बार बार कॉल आ जा रहा है, चलो कोई नहीं। तो करंट के पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि वेक्टर होना चाहिए। आप लोग को लग रहा होगा कि जब इसके पास में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो इसे वेक्टर होना चाहिए यानी कि वेक्टर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो क्योंकि करंट does not follow vector law of addition। करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दैट्स कांट बी करंट। तो सॉरी दैट्स कांट बी वेक्टर, यानी कि वह भौतिक राशि, वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो करंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद करंट को टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है। करंट को टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है। टेंसर क्वांटिटी क्यों? तो वो टेंसर क्वांटिटी इसलिए कि करंट टेंसर एक्चुअली करंट, मैं ऐसा बात करें तो टेंसर क्वांटिटी जो है वो उसके बारे में लोगों को पढ़ना नहीं है। करंट टेंसर क्वांटिटी के बारे में ग्रेजुएशन में ज्यादातर पढ़ना है, प्लस में आपको आईआईटी में मिलेंगे, बीटेक में मिलेंगे, बीटेक में भी पढ़ना होता है टेंसर क्वांटिटी के बारे में। तो इसके बारे में ज्यादा हम बात ना करेंगे, टाइम वेस्ट में कोई फायदा नहीं, या फिर ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको टेंसर क्वांटिटी मिलेगा। तो इसलिए बस आप इतना याद रखिए, करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी, जैसे करंट हो गया टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब क्या हो गया टेंसर क्वांटिटी। एमओआई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंसर क्वांटिटी। ये सब टेंसर क्वांटिटी की टेंसर क्वांटिटी मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड होता है, एरिया के साथ वेरी करता है, 2 डायमेंशनल। तो बस इतना याद रखें। करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लो कि कोई एक वेक्टर है a प्लस वेक्टर b, तो इसको ऐसे थोड़ा लिखते हैं, वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 3। अगर इसको हम सिंपली एडिशन करें तो हम क्या लिखेंगे, 4 + 3 = 7। लेकिन ऐसा नहीं है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप वेक्टर a प्लस वेक्टर b अगर आप लिखते हैं तो आपको इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हो सकता है कि वेक्टर 4 और वेक्टर 3 आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। cos 90 0 दिस कंपोनेंट 0 तो a² + b² तो इसको a² + b² करेंगे, 4 का 16 प्लस 3 9 का रूट ओवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा √25 और √25 का 5, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई करंट है, ऐसा कुछ है कि यहाँ से कोई करंट ऐसे जा रहा है
और यूं इधर ऐसे करंट जा रहा है। मान लो कि ये करंट 7 एम्पियर है, एक करंट 5 एम्पियर है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री है। यहाँ से बताओ कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, जल्दी से बताएं कि यहाँ से जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा होगा, जल्दी से बताएं। वहां से 7 एम्पियर की करंट है, 3 और 5 एम्पियर की करंट है, दोनों के बीच की एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो बताया कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। दोस्तों अगर इस कंडीशन में देखें तो हमारा जो ये थीटा जो दिया हुआ है 45 डिग्री, हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो जब करंट जब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो थीटा के साथ में वैरी करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। तो इस वजह से हम इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 + 5 = 12, यानी कि जो यहाँ से जो करंट जाएगा वो हो जाएगा 12 एम्पियर का। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ से कुछ इस तरह से करंट आ रहा है, इधर ऐसे करंट आ रहा। मान लो कि ये जो करंट है वो 4 एम्पियर का है, एक करंट 5 एम्पियर का है। अब बताइए कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कितने एम्पियर का जा रहा होगा। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो दोनों के बीच की एंगल कितना है, 90 डिग्री। अभी मैंने क्या बताया कि स्केलर क्वांटिटी है करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से कोई मतलब है ही नहीं। वो थीटा उसके बीच में, उसके दोनों करंट के बीच में थीटा कुछ भी हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, 45 हो, 90 हो, 180 हो, 180 का मतलब कि वो करंट बिल्कुल सीधा फ्लो हो रहा है। तार है, यहाँ से इसमें करंट डालो, वो करंट सीधा फ्लो हो रहा है। 180 का मतलब, तो 180 तो है ही नहीं। तो हमें थीटा से मतलब है नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, 5 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर एंड इस बिकम 9 एम्पियर। तो हमारा जनरेटर जो करंट आएगा वो कितना का हो जाएगा, 9 एम्पियर का। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग सिंपली करंट को कैलकुलेट करते हैं। करंट जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है या फिर टेंसर क्वांटिटी। हाँ, प्रॉब्लम है कि एग्जाम में स्केलर क्लिक करेंगे या टेंसर क्लिक करेंगे। तो बच्चों जब आपके एग्जाम में टेंसर हो, स्केलर हो एंड वेक्टर हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको टेंसर को टारगेट करना है। ठीक है, अगर टेंसर ना हो तो फिर स्केलर को टारगेट करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको टेंसर को क्लिक करना है, अगर टेंसर ना हो तो स्केलर को क्लिक करना है, लेकिन वेक्टर को क्लिक नहीं करना है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए अब जो है इसके ऊपर थोड़ी क्वेश्चंस लेते हैं। अब जो है इसके ऊपर, इस बेसिक्स के ऊपर एक क्वेश्चंस लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा अच्छे है ना। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, बहाव वेग जिसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे पानी बहता है तो कुछ वेलोसिटी से बहता है, उसमें भी पानी की तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, कहां से आया, क्यों आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें कि क्लासिकल स्टोरी ऑफ काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, जिसको कि हम लोग गैस मॉडल थ्योरी भी करते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है कि आपको दिया हुआ है कि Q = T² + 5, Q = T² + 5। इसमें आपको T = 2 सेकेंड एंड T = 0 से 2 सेकेंड पर आपको करंट फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ I। एक करंट लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। चलिए जल्दी से इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को ट्राई करें। बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा अगर आप क्वेश्चंस को पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करेंगे। सॉरी, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से, मैं कभी उल्टा बोल देता हूं, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस को पॉज करके वीडियो को ट्राई करें। जी, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करें। ठीक है, टाइम = 2 सेकंड पे आपको बताना है करंट कितना होगा, और टाइम = 0 से 2 सेकंड पर
दोनों में अलग अलग करंट होगा, मैं इतना बता सकता हूँ कि दोनों में करंट जो है वो अलग अलग होगा, दोनों का सेम करंट नहीं होगा। आइए हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसको मैं मिटाऊं, मेरा दो टाइम है, एक है t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, और दूसरा दिया हुआ है 0 से 2 सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है कि q इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चंस q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। अभी जो है हम लोग पढ़े हैं I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी क्यों? ये तो I इंस्टेंटेनियस था, तो सर यहाँ तो I इंस्टेंटेनियस ही तो हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो कि ये तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मैंने बोला कि इस तार में हमें 2 सेकंड पर बताओ कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। एक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैंने आपसे बोला कि बताओ कि इस 2 सेकंड पर इस तार में कितना करंट फ्लो हो रहा है। आप क्या करेंगे कि मान लो कि ये 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड पे जैसे ही यहाँ पे 2 सेकंड आया, मैंने बोला 2 सेकंड, आपने यहाँ पे 2 सेकंड देखा और जितना करंट है वो आपने हमें बता दिया। ये हो गया बिल्कुल इंस्टेंटेनियस, तत्कालिक। मैंने 2 सेकंड बोला, आपने करंट कैलकुलेट किया और हमें बता दिया। ये हो गया क्या? इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल 2 सेकंड पे करंट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 0 से 2 सेकंड में करंट बताओ, यानी कि यहां से 0, यहां से 2, 0 से 2 सेकंड के बीच करंट, यानी कि औसतन करंट, एवरेज करंट, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो I इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखें तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू के जगह हम क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी टी। यहाँ पे दोस्तों इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन क्लास 11th में आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा। डिफरेंशिएशन जब फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्लास 11th में, तो वहां पर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा। तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है टी स्क्वायर प्लस 5, और जब टी स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा? 2t प्लस 5, और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन यानी कि 5 का डिफरेंशिएशन, 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, 0। तो हमारा यहाँ से I इक्वल टू कितना आ गया? सिर्फ 2t। और अगर इसमें आप t का वैल्यू 2 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा? अगर आप इसमें t का वैल्यू 2 पुट कर दे, इस t को वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दे तो हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो I इक्वल टू 2 सेकेंड में हमारा जो करंट आएगा वो हो जाएगा 4 एम्पियर। I इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारा I का वैल्यू कितना हो जाएगा? करंट का वैल्यू 4 एम्पियर। अब जो है ये कहता है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड पे करंट का मान क्या होगा? तो I इक्वल टू कितना पे? t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड पर I का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमें q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, यानी कि औसतन पूछ रहा है। तो औसतन यानी कि I एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, है ना? तो डेल्टा q अपॉन डेल्टा t यानी कि q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1। q2 और q1, दोस्तों हमें q2 चाहिए और q1 चाहिए, तो आइए देखते हैं q2 एंड q1। q2 मतलब q फाइनल, q1 का मतलब q इनिशियल, यानी कि आरंभिक चार्ज अंतिम चार्ज, आरंभिक समय अंतिम समय। तो पहले q2 देखें या q1 देखें, जो भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। q2 हम फाइंड करते हैं, तो q2 हमारा t इक्वल टू 2 सेकंड पर q2 कितना होगा? तो t के वैल्यू यहां पर कितना डालेंगे? 2। q2 हम निकाल रहे हैं, ध्यान रहे q2 यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर, 2 इक्वल टू 2 सेकंड यानी कि फाइनल टाइम हमारा कितना है? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पर जब हम यहाँ पे वैल्यू कितना पुट करेंगे टी स्क्वायर का, यानी कि t का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2। तो जब t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर t इक्वल टू हम 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 और 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9।
तो Q2 हमारा कितना हो जाएगा 9 कूलम। इसके बाद Q1 में क्या है, Q1 में जब हम T का वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहां पर अगर T का वैल्यू 0 पुट करें तो T² वाला कंपोनेंट पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा 5। तो Q1 इक्वल टू 5 कूलम। ठीक है, इसके बाद T2 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड पर पूछ रहा है, T1 0 सेकेंड। अब इसको यहां पर कर दीजिए तो Q2 कितना है हमारा 9 कूलम माइनस कितना 5 कूलम अपॉन T2 माइनस T1 तो 2 माइनस 0। यहां से आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 और 2 एम्पियर। यानी कि 0 से 2 सेकंड में जो वो करंट फ्लो हो जाएगा वो कितने एम्पियर का होगा 2 एम्पियर का। अब देखो इसमें मान लो ये तार है, ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। मैंने बोला कि करंट निकालो बिल्कुल 2 सेकंड पे, आपने यहाँ पे 2 सेकंड पकड़ा, उस पे जो करंट फ्लो हो रहा था वो आपने बता दिया। मैंने बोला कि 0 से 2 सेकंड पे करंट क्या होगा, तो 0 से 2 सेकंड यानी कि औसतन करंट, और औसतन करंट क्या होता है, जैसे औसतन करंट तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 यानी कि सो ऑन IN बटा n, ये बना औसतन करंट। तो इसी यही कारण है कि हमारा यहाँ पे 2 एम्पियर और I इक्वल टू T इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारा जो करंट है वो ज्यादा है, 4 एम्पियर है, यहाँ पर 2 एम्पियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जल्दी से आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू T² प्लस 2T प्लस 5, ये है ना I इक्वल टू T² प्लस 2T प्लस 5। हाँ जी, इसमें दिया हुआ है कि I इक्वल टू T² प्लस 2T प्लस 5 और T इक्वल टू, इसमें दिया हुआ है कि T इक्वल टू 0 से कितना सेकंड 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, T इक्वल टू 0 से 2 सेकंड पर क्रॉस सेक्शन द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें Q का वैल्यू फाइंड करना है आपको, Q इक्वल टू व्हाट। ये जो क्वेश्चन है वो उड़ीसा जेई में पूछा हुआ है, नहीं वेस्ट बंगाल जेई में पूछा हुआ है, WBJEE 2000 कितना में पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है। तो जल्दी से ट्राई करें। ऐसे मैं एक क्वेश्चन भी पढ़ता हूं, आप लोग सुन ले। The current flowing through wire depend on time as I equal to T² plus 2T plus 5. The charge flowing through the cross section area of wire in time T equal to 0 से 2 सेकेंड, T equal to 0 से 2 सेकेंड पे बताइए जल्दी से इसका चार्ज क्या हो जाएगा। ये करंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ, इसमें आपसे चार्ज पूछा है, जल्दी से चार्ज बताएं जितना जल्दी हो सके। चलो मैं करता हूं। तो दोस्तों अभी मैंने पढ़ा कि I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। यहां से dq क्या हो जाएगा, हमें q चाहिए, dq क्या हो जाएगा I dt। अब इसमें क्या करें, q चाहिए, q का मान पूछ रहा है कि q का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बस इसको इंटीग्रेट करना है। इसको dq को इंटीग्रेट कर दीजिए, यहां पे मैं लिखता हूं dq को इंटीग्रेट कर दीजिए, dq को, और फिर यहां से I dt को इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन थोड़ा ये सांप सही से नहीं बन पाया है ना, कुछ ठीक ठाक है। तो जब इंटीग्रेशन की बात, इंटीग्रेशन जो है वो क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो दोस्तों जब हम dq को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा q, है ना। छोटे छोटे काफी छोटे चार्ज को जब जोड़ के जब बनाएंगे तो बड़ा सा चार्ज में मिल जाएगा। तो जब हम इंटीग्रेट किए dq को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा q। इसके बाद इंटीग्रेट करना है I dt, तो यानी कि 3
t² प्लस 2t प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है 0 से 2 सेकेंड, है ना। तो यहां से अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3t², इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3t² का, आप लोगों को पता होगा, इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं क्लास 11th में। तो 3t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 2t का इंटीग्रेशन होगा t², क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 5t। हमारा काम हो गया। इसमें अब क्या पुट कर देना है, t = 0 से 2 सेकेंड पे। तो इसमें पहले हम t = 0 सेकेंड पे अगर देखें, एट, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एट t = 0, तो t = 0 सेकेंड पे जो हमारा q, अगर यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, t का वैल्यू, एक मिनट आइए इसको तो सिंपली ऐसे इंटीग्रेट जब कर रहे हैं, इसमें 0 से 2 सेकेंड पे, 0 से 2 सेकेंड, तो वेरी सिंपल, इसको t का वैल्यू 2 रखो, t का वैल्यू 2 रखो, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, यही है ना। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और 8 + 4 12, 12 + 10 22, तो हो जाएगा 22 कूलम। यानी कि जो चार्ज यहाँ 0 से 2 सेकंड पर फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, 22 कूलम। ठीक है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था जो कि वेस्ट बंगाल जे में पूछा गया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, इस तरफ देख ले, एक अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको उड़ीसा, आप इसे बस इतना जानो कि जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2011 में पूछा है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई में, उड़ीसा जेई में पूछा है। इस क्वेश्चन में मैं पहले रीड कर देता हूं, ठीक है। इसमें कहता है कि इन अ कंडक्टर इफ 3000 कूलम ऑफ चार्ज enters and 3000 कूलम of charge exit on in time 10 minutes, then the current will be, यानी कि मान लो कि एक कंडक्टर है, मैं कुछ इस प्रकार से कंडक्टर बना दूं, चलो इस कंडक्टर में यहां से इंटर कर रहा है Q, उसका वैल्यू दिया हुआ है 3000 कूलम, और यहां से जो आउट कर रहा है Q, उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 3000 कूलम, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स है ना, हाँ जी 10 मिनट्स। अब पूछ रहा है कि I का वैल्यू क्या होगा, I निकालना है, I यानी कि करंट निकालना है। तो जल्दी से आप इसको सोल्व करें। एक कंडक्टर है, कंडक्टर में 3000 चार्ज जो है वो इंटर कर रहा है, 3000 कूलम चार्ज इंटर कर रहा है, और 3000 चार्ज कूलम बाहर निकल रहा है। यहाँ से 3000 जो है वो इंटर कर रहा है, वहां से 3000 कूलम बाहर निकल रहा है। इसमें आपको करंट कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। देखो कि ये जो चार्ज इंटर कर रहा है वही तो यहाँ एग्जिट कर रहा है, तो वेरी सिंपल, I = क्या होता है, I = लिखेंगे Q/T, Q कितना दिया हुआ है 3000 टाइम, टाइम हमारा मिनट में है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा 60 × 10 = 600, तो 3000/600, यहां से गया 5 तो हो जाएगा 5 एम्पियर। यानी कि इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर का करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, एम ग्रीन का क्वेश्चन लिया हुआ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कहता है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, एंड अच्छा एक मिनट मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इसमें जरा सा यहाँ पे देख लेंगे, अगर आपको इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कूलम, इतना कूलम चार्ज है, अगर आपसे पूछ दे कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा
कि Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। E जो है क्या है, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 into 10 to the power -19। तो आपको Q कितना आ गया है 22 कूलम। 22 कूलम आपका Q का वैल्यू है 22 कूलम इक्वल टू Ne। तो Ne का वैल्यू कितना डालेंगे 1 into 1.6 into 10 to the power -19। और जब यहाँ से N कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 22 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपका आ जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार इसमें अगर आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी लिख दे रहे हैं कि N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कितनी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है। तो अगर यहां पर आपसे पूछ ले कि इसमें जो है N का वैल्यू क्या होगा, N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर कोई चीज लिखेंगे कि Q इक्वल टू Ne का वैल्यू आपको पता है कि E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 होता है। वेरी सिंपल, आपको Q का वैल्यू यहाँ पे Q कहाँ गया, Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 3000 कूलम, 3000 कूलम। N आपसे पूछ रहा है, E का वैल्यू आपको पता है N into E का वैल्यू आपको पता है 1.6 into 10 to the power -19। अब जब यहाँ से N कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3000 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19। अभी डिवीजन करना आपका काम, यहाँ पे डिवाइड करें, जो N का वैल्यू आता है वो N हो जाएगा, यानी कि उतना इलेक्ट्रॉन जो है इससे फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए M का क्वेश्चंस क्या है कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पीयर फ्लो इन अ वायर फॉर 1 आवर्स। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं जो एक ही साथ मिटाऊंगा। चलो यहाँ पे देख लो, बहुत जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक वायर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक इलेक्ट्रिक वायर है, इस इलेक्ट्रिक वायर से ऊपर में लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं इधर, इस तरह मिटाओ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए मैं इसको इधर इसमें क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक वायर है जिससे कि 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। एक इलेक्ट्रिक वायर है जिससे 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। An electric wire of 10 ampere flow in a wire for 1 hours। इसमें 1 घंटे के लिए टाइम जो दिया हुआ है 1 आवर्स, यानी कि 1 घंटे के लिए इसमें 10 एम्पीयर का करंट फ्लो होता है। कहता है कि टोटल चार्ज व्हिच हैज पास्ड थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बताएं कि अगर ये तार है तो तार का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पास कर रहा होगा, इसके कारण करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप कुछ Q का मान पूछ रहा है कि कितना Q होगा, चार्ज क्या होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा। जल्दी से ट्राई करें, वरना फिर मैं ट्राई करता हूँ। जल्दी से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को ट्राई करें। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपसे Q का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, I इक्वल टू बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q अपॉन T। यहाँ से Q का मान क्या हो जाएगा, Q के लिए क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा कि Q इक्वल टू I इंटू टी। इसके बाद तो हमें Q हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से Q कितना हो जाएगा, मैं नीचे लिखता हूँ, I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू I इंटू टी। अब I हमारा कितना है 10 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 1 आवर्स, 1 आवर्स में कितना सेकेंड 3600 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लिए 3600 सेकेंड, और यहाँ से जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा 36000 कूलम। ठीक है, तो इस तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा 3600 कूलम का। अगर आपसे इसने पूछता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके लिए क्या करते हैं, वेरी सिंपल, आप लिखते हैं Q इक्वल टू E का वैल्यू आपको पता है 1.6 into 10 to the power -19 होता है। ठीक है, 1.6 into 10 to the power -19 होता है। आपको Q का वैल्यू आ गया है 36000 इक्वल टू N into E के जगह क्या लिखेंगे 1.6 into 10 to the power
-90 यहाँ से जब n कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 36,000 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। इसको जब कैलकुलेट करेंगे जो आपका n का वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा n का वैल्यू, यानी कि उतना इलेक्ट्रॉन इससे फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में जितना पढ़ते हैं लगभग तो उसका बेसिक्स मतलब कि हम एक बार रिवाइज कर ली, मेरा हो गया। अब जो है हम अगला टॉपिक और अगला वीडियो जो लेक्चर शूट करेंगे और अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे बनता है, ये वगैरह वगैरह सब स्टोरी हम पढ़ेंगे। उसका नाम है क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि गैस मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे गैस मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है। क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी को गैस मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसे गैस मॉडल थ्योरी क्यों कहते हैं और क्लासिकल स्टोरी वो है क्या। चलिए इसी के साथ अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए गुड बाय।